चलिए आज हम लोग कल के क्लास में हम लोग मैथ्स पढ़े थे। आज हम लोग जीएस पढ़ेंगे, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूरोपियों के आगमन से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यूरोपियों का आगमन, तो यूरोपीय कंट्री जो हमारे यहाँ आए, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं जितना भी स्वतंत्रता संग्राम सब है, क्रांतिकारी लोग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्रांतिकारी लोग जो थे वो लड़े किससे? यूरोपीय कंट्री के लोगों से ना, अंग्रेज से। अंग्रेज क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भी यूरोपीय कंपनी थी। तो हम लोग यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। यूरोपियों का आगमन जो है वो प्राचीन भारत की घटना है। प्राचीन भारत में बहुत प्राचीन समय से यूरोपियों का आगमन हमारे यहाँ होना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे वो लोग यहाँ आए, यहाँ व्यापार करना प्रारंभ किए और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ जो हम लोग व्यापार कर रहे हैं, भारतीयों से व्यापार कर रहे हैं, तो हम लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। और धीरे धीरे यह व्यापार जो है वो बढ़ते गया और व्यापारिक कंपनी जो थी वो यहाँ भारत आने लगी। तो हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन। स्टार्ट करते हैं। तो यूरोपियों का आगमन जो प्राचीन भारत की घटना है, कहा जाता है कि 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में कौन थे? यूनान के शासक, यूनानी शासक थे। ध्यान से समझेंगे, यूनानी शासक थे। कौन? सिकंदर। 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक थे सिकंदर। यूनान में कहां से थे? यूनान जो है वो यूरोप में है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यूरोपीय कंट्री की यहाँ हमारे यहाँ आने की परंपरा कब स्टार्ट हुई? तो प्राचीन भारत में स्टार्ट हुई। यूनान में कहां से थे ये? तो पूछता है क्वेश्चन, सॉरी, मकदूनिया से। कहां से? मकदूनिया से। मकदूनिया के शासक थे। इंग्लिश में इसे मैकडोनिया कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि सिकंदर जो थे वहां कहां के थे? यूनानी थे। यूनान में कहां से? मकदूनिया के शासक थे। तो 326 ईसा पूर्व में यूनानी मकदूनिया के शासक सिकंदर ने भारत आगमन का सिलसिला प्रारंभ किया यूरोपीय कंट्री में सबसे पहले। तो 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर आए भारत, तो कहां आए सबसे पहले? तो तक्षशिला जो है वो उस समय भारत में ही था, वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तो 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर ने अपना पहला आक्रमण तक्षशिला के शासक थे। इसे हम पॉइंट बाय पॉइंट आगे लिखाएंगे, अभी बस कंसेप्ट के लिए समझा रहे हैं, कहानी के जैसे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहानी और मैप से हम आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब पढ़ाएंगे, पूरा सब जीएस जो है पूरा। तो हम पढ़ा रहे थे कि यूरोपियों का आगमन प्राचीन भारत की घटना है। 326 ईसा पूर्व में यूनानी मकदूनिया के शासक सिकंदर थे, जिन्होंने तक्षशिला के शासक आम्भी, नाम क्या था? आम्भी। तक्षशिला के शासक आम्भी के विरुद्ध अपना पहला आक्रमण प्रारंभ किया, तक्षशिला के शासक जो आम्भी थे वो बहुत ही कमजोर थे, लाचार थे सिकंदर की तुलना में। सिकंदर की अपेक्षा तक्षशिला के शासक जो थे, कौन? आम्भी, वो बहुत ही कमजोर थे। तो कमजोर होने के कारण तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर के आक्रमण को क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तक्षशिला के शासक आम्भी ने। और जब सिकंदर आम्भी पर विजय प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद पूछा यह जाएगा कि भाई सिकंदर का प्रतिरोध किसने किया? तो एक जगह है पुरु एक जगह है, और पुरु राज्य के शासक थे पोरस ही काफी शक्तिशाली शासक थे और काफी जुझारू थे। तो सिकंदर का पहला बार प्रबल प्रतिरोध किसने किया? पुरु राज्य के शासक पोरस ने। कहा जाता है कि पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर, कहा? झेलम नदी के तट पर
झेलम नदी के तट पर एक युद्ध हुआ। झेलम नदी जो है उसको प्राचीन समय में वितास्ता कहा जाता था। झेलम नदी को प्राचीन समय में वितास्ता कहा जाता था। तो कुरु राज्य के शासक जो पोरस थे और सिकंदर, उनके बीच झेलम नदी यानी वितास्ता नदी के तट पर एक युद्ध हुआ और वह युद्ध कहलाया वितास्ता का युद्ध। वितास्ता का युद्ध, और इसे ही यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है? हाइडेस्पीच का युद्ध। हाइडेस्पीच, हाइडेस्पीच का युद्ध। ठीक है, तो किसके बीच युद्ध हुआ? यह कुरु राज्य के शासक पोरस ने यूनानी शासक सिकंदर का प्रबल प्रतिरोध किया और दोनों के बीच झेलम नदी के तट पर एक युद्ध हुआ जिसे कहा गया वितास्ता का युद्ध, और इसे आप कह सकते हैं हाइडेस्पीच का युद्ध। और इस युद्ध में पोरस की हार हो गई। एक बार फिर से सिकंदर विजयी घोषित हुए, लेकिन सिकंदर, जिसका यह सोचना था, विश्व विजयी बनने का सपना था, उसने पोरस को पराजित जरूर कर दिया, लेकिन उसकी शक्ति से काफी प्रभावित हुए और प्रभावित होकर पोरस का जितना भी विजित प्रदेश था सिकंदर के द्वारा, उसने पोरस को वापस कर दिया। अब जब झेलम नदी के तट पर वितास्ता के युद्ध में जीत हासिल हुआ तो झेलम के बाद अब व्यास नदी का नंबर था। यहाँ 5 नदी बनता है जम्मू कश्मीर के आसपास, देखिएगा, और उसे पंचनद कहा जाता है। झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, व्यास है। इस पांचों नदी को पंचनद कहा जाता है। आगे हम लोग ज्योग्राफी में ये चीज पढ़ेंगे। तो झेलम नदी पर जब वितास्ता का युद्ध में विजय घोषित हुए सिकंदर, तो सिकंदर और उसकी सेना को उसके बाद व्यास नदी को पार करके आना था भारत। तो व्यास नदी को पार करके मगध आना था, और मगध जो है वो काफी शक्तिशाली थी, लेकिन मगध के शासक कौन थे उस समय? घनानंद। मगध के अंतिम शासक थे घनानंद, और घनानंद उतने शक्तिशाली थे नहीं, लेकिन चूंकि सिकंदर की सेना 2 युद्ध लड़कर काफी जो थे वो मारे जा चुके थे, काफी घायल हो चुके थे, काफी थक चुके थे, तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया कि हमें नहीं पार करना है। तो फिर सिकंदर जो है लगातार 19 महीने तक पंजाब में रुका रहा, इस इंतजार में कि कभी न कभी उनकी सेना व्यास नदी को पार करने के लिए राजी हो जाएगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे, इंडिया भारत पूरा आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन 19 महीने तक इंतजार करने के बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिली और वो अपनी सेना को मनाने में सफल नहीं हो सके। फलस्वरूप जितना भी विजित प्रदेश था, जितना भी भारत में विजित प्रदेश था, चाहे वो तक्षशिला में हो या फिर पोरस से जीता हुआ प्रदेश हो, वापस तो कर दिया, लेकिन और भी जितना जीता हुआ प्रदेश था सिकंदर का, उसने अपने सेनापति फिलिप को सौंप कर वापस लौटने लगे। कहां? जहां से आए थे, यूनान। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी सेना को मनाने में असफल हो गए थे, उनकी सेना नहीं मानी थी, तो उसने जितना भी विजित भारतीय प्रदेश था वो फिलिप को सौंप कर वापस यूनान लौटने लगे। यूनान लौटने के क्रम में बेबीलोन एक जगह है, मिस्र में है, यूरोपीय कंट्री है, तो बेबीलोन एक जगह है, बेबीलोन में ही उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें मिस्र में दफना दिया गया। जब वापस यूनान लौट रहे थे सिकंदर, तो बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें मिस्र में दफना दिया गया। अब चूंकि जब हम लोग, ऐसा देखा जाता है कि एक देश दूसरे देश पर या एक महाद्वीपीय देश दूसरे महाद्वीपीय देश पर आक्रमण करे तो रिजल्ट कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ निगेटिव होता है। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि उनके यहाँ जो सभ्यता है उसमें जो अच्छाई है उसे हम लोग एडॉप्ट करेंगे, उनसे हम लोग कुछ सीखेंगे, और हमारे यहाँ जो है वो दूसरी यूरोपीय कंट्री जो है वो हम लोगों से कुछ फायदा लेंगे। तो हम लोगों को उनसे क्या सीखने के लिए मिला, क्या फायदा मिला? तो फायदा ये मिला कि यूनानी कंट्री के जो थे सिकंदर
अंदर उनके आक्रमण के बाद हम लोगों को मूर्ति कला, हम लोग जो देखते हैं कि वर्तमान समय में विभिन्न कलर करके बहुत से रंग के बहुत ही डिजाइनिंग हम लोग मूर्ति बनाते हैं। तो हम लोगों ने यह मूर्ति बनाने का कला जो है वो यूनानियों से सीखा, मूर्ति कला। और उसके बाद हम लोग जो वर्ष का महीना में विभाजन करते हैं 12 महीनों में, ये भी हम लोगों ने यूनानियों से सीखा। सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन करते हैं, ये भी यूनानियों से सीखा। और सबसे महत्वपूर्ण जो सीखा, हम लोग का जो सिक्का होता था, सिक्का उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं रहता था, कोई भी लेख अंकित नहीं होता था उस सिक्का पे, जिसे कहा जाता था आहत सिक्का। जिस सिक्के पे लेख अंकित नहीं होता था उसे आहत सिक्का कहा जाता था। मार्क द कॉइन इसी टाइप का कुछ है, पंच मार्क द कॉइन, आहत सिक्का। तो हम लोगों ने सिक्के पे लेख अंकित करवाना, कुछ लिखना विभिन्न प्रकार का, ये हम लोगों ने यूनानियों से सीखा, सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने क्या क्या यूनानियों से सीखा, क्या फायदा हुआ? सिक्कों पर लेख अंकित करवाना, वर्ष का महीना में विभाजन करना, सप्ताह का दिनों में विभाजन करना, मूर्ति विभिन्न प्रकार के डिजाइनिंग मूर्ति बनाना, ये सब हम लोगों ने सीखा। किससे? यूनानियों से। उसके बाद यूनानियों ने हम लोगों से क्या सीखा? तो यूनानी जो थे वो यूरोपीय कंट्री के थे, और यूरोपीय कंट्री जो है, यूरोपीय महाद्वीप जो है वो ठंड प्रदेश है। आर्कटिक महासागर के आसपास ये यूरोपीय कंट्री है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग मैप से कल, आर्कटिक महासागर यहाँ है सबसे टॉप पे, लगभग ध्रुव के बगल में, और इस आर्कटिक महासागर के पास यूरोपीय कंट्री है। तो आर्कटिक महासागर और ध्रुव के करीबी होने के कारण यूरोपीय कंट्री काफी ठंड होगी, और ठंड होने के कारण वो लोग भोजन में प्रयास करेंगे कि हमें वसा युक्त भोज्य पदार्थ मिले, कोई ऐसा पदार्थ मिले जो गर्म हमको दे, गर्मी महसूस हो। तो हम लोगों ने यूनानियों को गरम मसालों से, मसाला विशेष रूप से गरम मसालों से अवगत कराया, गरम मसालों के बारे में उन्हें बताया और उन्होंने इनका प्रयोग किया। और उसके साथ साथ सूती वस्त्र, ताकि गर्म महसूस हो, सूती वस्त्रों का प्रयोग भी हम लोगों ने उन लोगों को बताया। तो वो लोग को हम लोग से, यूनानियों को हम लोग से दो क्या फायदा हुआ? पहला सूती वस्त्र और दूसरा गरम मसाला। और जैसे ही दोनों देशों को कुछ न कुछ व्यापार में फायदा हुआ, कुछ अच्छा लगा, तो व्यापार प्रारंभ हो गया। अब यह व्यापार जो है वो प्राचीन काल में प्रारंभ हुआ। तो यह व्यापार प्राचीन काल से लेके मध्य काल तक। अब एक और बात है यहाँ पे कि यूरोपीय कंट्री जो यहाँ है और एशियाई, उसमें भी इंडिया यहाँ है, तो ये तो स्थलीय मार्ग से आएंगे यहाँ व्यापार करने के लिए। दिखाएंगे कल हम मैप में, जहां जहां जगह रहेगा वहां स्थलीय मार्ग बोलेंगे, जहां ब्लू ब्लू टाइप का रहेगा उसको हम लोग जलीय मार्ग कहते हैं। जल है, पूरा जल ही है। तो अभी जो व्यापार स्टार्ट हुआ वो हम लोग देखें कि स्थल मार्ग के सहारे हुआ, यूनानियों और यानी यूरोपियों और एशिया यानी भारत के बीच यूनानी लोग आए। यह व्यापार प्राचीन काल से मध्यकाल तक बिना किसी रुकावट के, प्राचीन काल से मध्यकाल तक अबाध रूप से चलता रहा। लेकिन मध्यकाल में 1453 में, याद रखेंगे, मध्यकाल में 1453 ईस्वी में एक जगह है कस्तुतुनिया और एक जगह है रोमन साम्राज्य का आप लोग नाम सुने होंगे, रोम। तो रोम जो है वो रोमन साम्राज्य का 1453 में पतन हो गया मध्यकाल में। प्राचीन काल से मध्यकाल तक व्यापार अबाध रूप से चलता रहा बिना किसी रुकावट के। लेकिन 1453 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, और रोमन साम्राज्य के पतन होने से ये यूरोपीय, ये एशियाई, बीच में यहाँ कस्तुतुनिया था। कस्तुतुनिया जो देश था, रोमन साम्राज्य का इस पे अधिकार था, और रोमन साम्राज्य का पतन होने से कस्तुतुनिया पर तुर्क का अधिकार हो गया। रोमन साम्राज्य का जब 1453 में पतन हुआ तो ये कस्तुतुनिया पर तुर्क का अधिकार हो गया। अब तुर्क अधिकार करके ये जो यहां से यूरोपीय कंट्री के लोग एशिया आते थे, इसमें बाधा बनने लगे, वो नहीं आने देते थे, ज्यादा टैक्स लेते थे, या फिर
जबर जबरदस्ती नहीं आने के लिए बातें करते थे कि इधर से नहीं जाना है, क्योंकि उनके अधिकार में था कस्तूनिया। तो अब ऐसा होने लगा कि जब इधर से स्थलीय मार्ग से बाधा बनने लगी व्यापार, तो यूरोपीय कंट्री जो थे उस समय पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहे थे। पुनर्जागरण मतलब ये नहीं हुआ फिर से जग जाओ, रात में सोए सुबह में जग जाओ। पुनर्जागरण मतलब ये हुआ कि एक नया एनर्जी, एक नया ऊर्जा का संचार होना, ये पुनर्जागरण हुआ। तो उस समय पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहे थे यूरोपीय कंट्री, काफी ऊर्जावान थे वो लोग, और उन लोगों ने जब स्थलीय मार्ग के सहारे व्यापार बाधित हो गई तो नए नए जलमार्ग का खोज करना प्रारंभ कर दिया। तो आप लोग मैप में देखिएगा कि यहाँ यूरोप है, यहाँ एशिया है, यहाँ अफ्रीका है, अफ्रीका है। तो अब हम लोग यूरोप से चलेंगे, एशिया जाना है, तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का पता होना तो आवश्यक कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी छोर कहां। यदि ऐसा नहीं होगा तो चलेंगे यूरोप से, पता चला यहां आ गए, अफ्रीका में घुस गए, जाना था एशिया व्यापार के लिए, घुस गए अफ्रीका में। तो अफ्रीका महाद्वीप की यदि दक्षिणी छोर का पता चल गया तो उसके नीचे से फिर चले आएंगे एशिया व्यापार करने के लिए। और एशिया में इंडिया से हम लोग व्यापार किए हुए थे, फायदा था। या फिर यहां से चले, डायरेक्शन भूल गए, आ गए यहाँ है उत्तरी अमेरिका, यहाँ है दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ फिर लास्ट में अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव के पास, उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक, दक्षिणी ध्रुव के पास अंटार्कटिक, ये एशिया, ये अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। मैप के हम लोग कल देखेंगे। तो ये जो यूरोपीय ऊर्जावान थे, पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहे थे, तो उन लोगों ने नए नए जलमार्ग का खोज करना प्रारंभ कर दिया, ताकि जलमार्ग के सहारे हम लोग पहुंचे व्यापार करने के लिए इंडिया, एशिया इंडिया। तो बात है सन 1487 ईस्वी की, कितना 1487 ईस्वी की। 1487 ईस्वी में पुर्तगाल के खोजी नाविक थे, कौन थे? बार्थोलोम्यू डियाज। 1487 ईस्वी में पुर्तगाल के खोजी नाविक थे, पुर्तगाल के कौन थे? बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज। नाम याद रखना है। 1487 ईस्वी में पुर्तगाली खोजी नाविक बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर, इसे कहा जाता है, याद रखेंगे, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उसकी खोज की। कितने ईस्वी में? 1487 ईस्वी में पुर्तगाली खोजी नाविक बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप याद रखेंगे, केप ऑफ, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप। 1487 में पुर्तगाली खोजी नाविक बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप की खोज की। अब जैसे ही अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का पता चला, तो अब आराम से हम व्यापार के लिए आ सकते हैं। कहां? इंडिया, एशिया और इंडिया। तो बात है सन 1492 ईस्वी की, 5 साल बाद, 1487 के 5 साल बाद 1492 ईस्वी की बात है। 1492 ईस्वी में कहां के थे? कोलंबस थे, स्पेनिश नाविक। 1492 ईस्वी में स्पेन के नाविक थे कोलंबस, और कोलंबस जो है वो चले कहां? एशिया के लिए। कोलंबस चले यूरोप से एशिया के लिए, लेकिन गलती से रास्ता भटक कर, कंपास से गलती से रास्ता भटक कर पहुंच गए कहां? उत्तरी अमेरिका। चले 1492 ईस्वी में स्पेन के नाविक थे, स्पेनिश नाविक थे कोलंबस, नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस नाम है। स्पेनिश नाविक कोलंबस थे, 1492 ईस्वी में चले कहां? यूरोप से कहां? इंडिया के लिए, लेकिन रास्ता भटक के पहुंच गए
और जब आप लोग देखिएगा उत्तरी अमेरिका के लोग जनरली काले होते हैं गर्म होने के कारण, तो जब ये बेचारे जा रहे थे इंडिया, पहुंच गए उत्तरी अमेरिका, तो वहां ऐसा इनको लगा कि यार यहाँ कहाँ आ गए हैं, यहाँ के लोग तो बहुत अलग टाइप के हैं। तो कहा जाता है इसे उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका की खोज पूछेगा, उत्तरी अमेरिका की खोज तो 1492 में चले और 1494 में उत्तरी अमेरिका की खोज की गई स्पेनिश नाविक कोलंबस के द्वारा। और उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के रूप में जाना गया, नई दुनिया के रूप में जाना गया। जब वो पहुंचे कोलंबस उत्तरी अमेरिका, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये इंडिया नहीं है, ये कोई अलग जगह हम लोग आ गए हैं, और वह उस देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया के रूप में जाना गया। किस ईस्वी में? 1492 में। चलिए अब 1492 में चले, 94 में पहुंचे। अब 1498 में, 1498 की बात है, 1498 की बात है। 1498 ईस्वी में कहां के नाविक थे? फिर से एक बार पुर्तगाली नाविक, पुर्तगाली नाविक कौन थे? वास्को डी गामा। आप लोगों ने नाम सुना होगा। 1498 ईस्वी में हम लोग इसको अभी बस पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसको बस मेन मेन पॉइंट लिखते जा रहे हैं। आगे हम लोग इसको स्टार्ट से पूरा लिखेंगे कहानी की तरफ, लेकिन अभी बस कंसेप्चुअल समझेंगे। सब बोल रहा था रटना पड़ता है, जीएस हम समझाएंगे इसको, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली खोजी नाविक वास्को डी गामा अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए, ये इंडिया मान के चलिए, ये पूरा इंडिया है, इंडिया में पहुंचे। इंडिया के सबसे दक्षिण में यहाँ और यहाँ केरल है, यहाँ तमिलनाडु है। मैप हम आपको दिखाएंगे, मैप पे पढ़ाएंगे भी कि कहाँ इंडिया में कौन सा स्टेट है। सबसे दक्षिण में यहाँ केरल है, यहाँ तमिलनाडु है। तो यहां से चले पुर्तगाल के वास्को डी गामा 1498 में, और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर से होते हुए पहुंचे कहां? केरल। केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। दक्षिण में जितना भी समुद्र तटीय जगह है, इधर गुजरात, इधर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहां होते हुए हम सबका, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गोवा हो, कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, सबके तट के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तट को क्या कहते हैं। यहां बस हमको केरल से मतलब है, क्योंकि केरल में वास्को डी गामा आए, तो केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। और जहां वास्को डी गामा पहुंचे उस जगह का नाम था कालीकट, कालीकट नाम था। और कालीकट के शासक थे जमोरीन। कालीकट उस जगह का नाम था जहां पहुंचे वास्को डी गामा, और कालीकट के शासक थे जमोरीन। उस समय कालीकट के शासक थे जमोरीन। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाली खोजी नाविक पहुंचे केरल के कालीकट। कालीकट के शासक थे जमोरीन। जमोरीन ने वास्को डी गामा का भव्य रूप से स्वागत किया, क्योंकि हमारे यहाँ तो परंपरा ही है कि हम भारतीय जो भी आते हैं बाहर से, उन्हें एक अतिथि के रूप में काफी अच्छे तरीके से सम्मानित करते हैं। तो वास्को डी गामा का भव्य तरीके से स्वागत किया गया जमोरीन के द्वारा 1498 में। कुछ समय ठहरने के बाद, कुछ समय तक वास्को डी गामा रुके रहे, कहां? उस केरल में, कालीकट में, और कुछ समय के बाद लौट गए, कहां? इंडिया से फिर से अपने पुर्तगाल। लौटने के क्रम में, यहां पे जब यहां से लौटने लगे, लौटने के क्रम में यहां के कुछ भोज्य पदार्थ को एकत्रित करके ये चले गए, कहां? पुर्तगाल। और जब पुर्तगाल में उसी भोज्य पदार्थ को बेचा गया, तो ऐसा देखा गया कि यहां के तुलना में 60 गुना मुनाफा, 60 गुना मुनाफा हुआ। किसको? वास्को डी गामा को। अब सोचिए, आप ही को किसी व्यापार में 60 गुना मुनाफा हो जाए, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि यह व्यापार निरंतर रूप से चलता रहे, है ना। तो वास्को डी गामा को जब पहुंचे कालीकट से, कहां? पुर्तगाल, और वहां भोज्य पदार्थ जो इकट्ठा करके ले गए थे उसे बेचा गया, 60 गुना मुनाफा हुआ। और इसके बाद से व्यापार जो है वो प्रारंभ हो गया। बहुत सारी व्यापारिक कंपनियां आने लगी, और यूरोपियों का भारतीयों से
व्यापार प्रारंभ हो गया। यूरोपियों का भारतीयों से व्यापार प्रारंभ हो गया। उसके बाद अलग अलग यूरोपीय कंट्री, अलग अलग यूरोपीय कंट्री आने लगे यहाँ व्यापार करने के लिए। हम लोग कल पढ़ेंगे जो कौन से यूरोपीय मतलब कौन से यूरोपीय देश किस सीरियल में आए हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए, उसके बारे में, और फिर उसके साथ हमारा व्यापार किस रूप से चलता रहा वो पढ़ेंगे, और किस प्रकार सभी यूरोपीय कंट्री जितने भी व्यापारी कंपनी आई सबको पराजित करके अंत में अंग्रेज रह गए, ईस्ट इंडिया कंपनी, और हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किस प्रकार व्यापार किए, और वो व्यापार करने के साथ साथ वो किस प्रकार व्यापार के साथ साथ हम पर शासन करने लगे, इसके बारे में कल